कि अरविंद केजरीवाल को जो हमने उस वक्त कहा था, मेरा ऑन रिकॉर्ड है, ये सिर्फ ईमानदार दिखता है, ईमानदार है नहीं। और मेरे पास अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो ये कहा है अभी ये सब चीज़ें, सिर्फ एक बात ये आपके सामने मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि इसके लिए अरविंद केजरीवाल जब आए या मनीष सिसोदिया जब सामने बैठे तो पूछिएगा कि 4 करोड़ रुपए तुम्हारी एनजीओ के अंदर आए थे फॉर फाउंडेशन से, वो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ था। और जो पैसा आपने अपने पीसीआरएफ के अंदर डाला था तो आपने उस वक्त ये कहा था कि आईएससी का क्योंकि कोई अकाउंट नहीं था, तो हमने कहा अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उसका तो अकाउंट है। अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अकाउंट में पैसा डालते, तो क्योंकि ये चाहते थे अरविंद केजरीवाल कि जिसके हाथ में मंडी उसके हाथ में मुंडी, उसने पैसे के ऊपर कब्जा किया और जो लोग उससे हिसाब मांग सकते थे उन्हें उसने तरह तरह के आरोप लगा करके मजबूर कर दिया छोड़ने पर। मैंने उस वक्त भी ये भी कहा था, एक दौर आएगा कि अरविंद केजरीवाल चौराहे पे खड़े होकर कहा करेगा, अरे भाई मुझे पहचानते हो, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, मुख्यमंत्री हूँ तुम्हारा। समझ रहे हो नहीं? हाँ, लोग भूलेंगे नहीं। लोग कहेंगे अच्छा तुम वही अरविंद केजरीवाल हो जो 56 करोड़ कितने 54 करोड़ के घर में रहते थे। क्या ज़रूरत थी? बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, 400 गुना सैलरी आते ही इन्होंने अपने एमएलएस की बढ़ा दी थी। किस लिए? आज भी बहुत सारी जगहों पर लोग जो है ओबलाइज करने के लिए मेंबर्स को ओबलाइज करते हैं। छोटे छोटे प्रकोष्ठ में ऐसी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने वक्फ बोर्ड को जो बर्बाद किया वो ऐसे तो बर्बाद किया। अब समय आ गया है कि देश के लोग जागरूक हो गए हैं, लोकतंत्र 70 साल का है, हम समझने लगे हैं, गुमराह नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। मैंने बड़े बड़े ऑफर कांग्रेस के ठुकराए और कांग्रेस मुझसे ये चाहती थी, सरकार डगमगा रही थी, एज ए माइनॉरिटी के मुस्लिम के अकेला था उस कोर कमेटी का मेंबर। मैंने ये कहा, उन्होंने ये सिर्फ एक शर्त थी कि ये आप ये खड़े होकर कह दो कि आरएसएस का प्रायोजित है, एक लाइन की स्क्रिप्ट। मैंने उस वक्त ये कहा था कि आरएसएस इस राष्ट्र का एक राष्ट्रवादी संगठन है, जैसे अन्य संगठन हैं वो भी उस राष्ट्र का संगठन। मैं आरएसएस को ना इस्लाम विरोधी मानता हूँ, ना मुस्लिम विरोधी मानता हूँ और ना देश को नुकसान पहुँचाने वाला मानता हूँ। ये मेरा इस ठग की बिना पर जो ठग की मानसिकता हो सकती है वही मानसिकता अरविंद केजरीवाल की थी, तो दिल्ली को पीछे करके वो अब पंजाब गया है। वो ये नहीं है, वो डर की वजह से पंजाब गया है ताकि वो वहाँ इंजॉय कर रहा है वहाँ के प्रोटोकॉल को, वो वहाँ पीछे से सरकार वो चला रहा है अरविंद केजरीवाल। मगर मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी बनना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना ये एक अलग चीज़ है, कहना अलग चीज़ है। अपनी करनी और कथनी में का जो डिफरेंस है उसे ख़त्म करिए, क्योंकि आप बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा इस मौके पर कि अरविंद केजरीवाल ने जो अन्ना हज़ारे से लेकर के पूरी टीम के साथ जो विश्वासघात किया था, पूरे देश के साथ जो विश्वासघात किया था, उसकी सज़ा तो दिल्ली के लोगों ने उसे दे दी। और आज देश जो है अब एक ऐसे नेतृत्व की तरफ आया है कि जो चाहता है कि हम अपने दिल्ली वासियों का कल्याण करें। यमुना भी साफ होने लगी है और सड़कों पर रौनक भी आने लगी है, हरियाली भी जो है लहलहाने लगी है। हमारे देश की महिला जिस बराबरी का अधिकार है, एक महिला को प्रधानमंत्री जी ने बागडोर सौंप करके रेखा गुप्ता जी को, ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं रेखा गुप्ता जी को आपके माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारते ही अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच चुके हैं। दिल्ली के बेटे दिल्ली से गायब हो चुके हैं, दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है और आप भी अरविंद केजरीवाल के काफ़ी ज़्यादा करीबी रहे हैं। तो क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली भूलकर पंजाब को बनाने में लगे हुए हैं, ये कोई राजनीति है या फिर आज उन्हें पंजाब से ज़्यादा प्यार हो गया है? नहीं, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल और हम उस आंदोलन का हिस्सा थे कि जिसे हमने देश के लोगों के साथ, युवाओं के साथ, पत्रकारों के साथ, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ हमने कांग्रेस के उस करप्ट और कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम खड़े हुए थे। 2010 में हमारा आंदोलन शुरू हुआ और 2012 में वो असमय ख़त्म हो गया।
तो उस वक्त मैंने अरविंद केजरीवाल को, उनके बड़े विश्वसनीय, वो राजस्थान जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया, वो भी छोड़ चुके हैं दिल्ली को। तो इत्तेफाक से मेरा वो ऑन रिकॉर्ड है, एक नेशनल चैनल पे मैं बैठा था, तो मनीष सिसोदिया और हम आमने सामने थे। तो हमने कहा, मनीष ये बताओ कि तुमने इस आंदोलन को असमय इसकी मौत की है, उस वक्त जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं प्रेशर में थी, अपने ख़राब लोगों को पीछे कर रही थी और अच्छे लोगों को आगे ला रही थी, तो इस समय के ऊपर पार्टी बनाने का औचित्य है क्या? क्या यही है कि आप जब डिवाइड होंगे तो कांग्रेस वापस आ जाए? ये क्या आपका वो है? शांति जी स्वर्गीय हो गए, प्रशांत जी मौजूद हैं, किरण जी मौजूद हैं। उस आखिरी बैठक में जिसे मैं छोड़ करके आया था, तो इन्होंने उसी वक्त मुझे, मेरे हौसले को तोड़ने का प्रयास किया था, मेरी क्रेडिबिलिटी को इन्होंने दागदार करने का प्रयास किया था, जबकि मैं कांग्रेस के तमाम ऑफ़रों को ठुकरा चुका था। मैंने बड़े बड़े ऑफ़र कांग्रेस के ठुकराए और कांग्रेस मुझसे ये चाहती थी, सरकार डगमगा रही थी, एज ए माइनॉरिटी के, मुस्लिम के अकेला था उस कोर कमेटी का मेंबर। मैंने ये कहा, उन्होंने ये सिर्फ एक शर्त थी कि ये आप ये खड़े होकर कह दो कि आरएसएस का प्रायोजित है, एक लाइन की स्क्रिप्ट। मैंने उस वक्त ये कहा था कि आरएसएस इस राष्ट्र का एक राष्ट्रवादी संगठन है, जैसे अन्य संगठन हैं वो भी उस राष्ट्र का मैं आरएसएस को ना इस्लाम विरोधी मानता हूँ, ना मुस्लिम विरोधी मानता हूँ, और ना देश को नुकसान पहुँचाने वाला मानता हूँ। ये मेरा स्पष्ट अरविंद केजरीवाल और इस ग्रुप से मेरा कहना था। तो मैं आज आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जो हमने उस वक्त कहा था, मेरा ऑन रिकॉर्ड है, ये सिर्फ ईमानदार दिखता है, ईमानदार है नहीं। और मैंने ये भी कहा था, शायद मेरी आपसे भी ये बात हुई थी, कि एक दिन ये जेल में जाएंगे, और उसके बाद आप मेरे पास आई थी। मैंने ये कहा था कि देखो, मनीष सिसोदिया जेल में पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल भी जाएगा। मेरी पेशन गोइयाँ उस वक्त की पूरी हुई, जो भविष्यवाणी थी मेरी। अब मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को उसने 10 साल जो यहाँ दिल्ली में शासन किया, दिल्ली को 50 साल से भी पीछे कर दिया। जो दिल्ली बहुत विकसित होनी चाहिए थी, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस दिल्ली के और दिल्ली वासियों के खिलाफ के साथ विश्वासघात किया। आज जैसे देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जब उस वक्त उन्होंने ये नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त हमने एक संकल्प लिया था। हम थे, स्वामी रामदेव जी थे, बहुत सारे लोग थे। हमने मिलकर एक संकल्प लिया था कि जब तक ये करप्ट सरकार भारत से नहीं चली जाती, और मेरी 15 सेकंड की एक वीडियो है, इत्तेफाक से मन से निकली थी ये बात कि आने दीजिए, सब्र कीजिए, 2014 में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये राक्षस यहाँ से जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आने के बाद उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया। हमें भी लगा कि भाई हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आगे बढ़ेगा देश। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने वादा किया था कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को मैं करप्शन फ्री करूंगा। आप यहाँ कट्टर ईमानदार केजरीवाल की है सर, आज वो सरकार नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर उस वक्त ना आते तो पूरा देश ठगा हुआ महसूस करता। इस ठग की बिना पर, जो ठग की मानसिकता हो सकती है, वही मानसिकता अरविंद केजरीवाल की थी। तो दिल्ली को पीछे करके वो अब पंजाब गया है। वो ये नहीं है, वो डर की वजह से पंजाब गया है, ताकि वो वहाँ इंजॉय कर रहा है वहाँ के प्रोटोकॉल को। वो वहाँ पीछे से सरकार वो चला रहा है, अरविंद केजरीवाल। मगर मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी बनना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना, ये एक अलग चीज़ है, कहना अलग चीज़ है। अपनी करनी और कथनी में का जो डिफरेंस है उसे ख़त्म करिए, क्योंकि आप बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा इस मौके पर कि अरविंद केजरीवाल ने जो अन्ना हज़ारे से लेकर के पूरी टीम के साथ जो विश्वासघात किया था, पूरे देश के साथ जो विश्वासघात किया था, उसकी सज़ा तो दिल्ली के लोगों ने उसे दे दी।
और आज देश जो है अब एक ऐसे नेतृत्व की तरफ आया है कि जो चाहता है कि हम अपने देश, अपने दिल्ली वासियों का कल्याण करें। यमुना भी साफ होने लगी है और सड़कों पर रौनक भी आने लगी है, हरियाली भी जो है लहलहाने लगी है। हमारे देश की महिला, जो बराबरी का अधिकार है, एक महिला को प्रधानमंत्री जी ने बागडोर सौंप करके रेखा गुप्ता जी को, ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं रेखा गुप्ता जी को आपके माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और उनसे कहना भी चाहता हूं कि आप, जैसे आपकी इस वक्त आपकी रिपोर्टें आ रही हैं, निरंतर आप काम कर रही हैं, इसी निरंतरता के साथ आप काम करिए। जितना उसने तेज़ी के साथ यहाँ विनाश किया था, आप विकास करिए, आपको देश आपका अनुसरण करेगा। जैसे हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यूसीसी लेकर के आए, नकल विरोधी कानून लेकर के आए, लैंड के ऊपर कब्जा करने के उन्हें सब कुछ किया। एक विकासशील मुख्यमंत्री बन करके जो उनकी छवि है राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की, मैं रेखा बहन से ऐसी आशा करता हूँ कि ये दिल्ली की आवाज़ पूरे विश्व के अंदर जाएगी। अरविंद केजरीवाल की जो तो ख़त्म हो गया, जो उसके क्रियाकलाप थे वो दफन हो गए। अब आप बगैर किसी भेदभाव के दिल्ली के लोगों का विकास करिए। सर, जैसा कि अभी आपने कहा, कामनाएं आपके साथ हैं। और फिर पुराने घोटालों को लेकर आपने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि घोटालों को लेकर अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, पर आज जिस तरीके से दिल्ली में शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला और तमाम घोटाले पहले सामने आए, जिन पर अब दिल्ली सरकार की, दिल्ली की जो रेखा गुप्ता सरकार है वो लगातार सीएजी रिपोर्ट्स बना रही है। सीएजी रिपोर्ट्स को कई बार विधानसभा में भी पेश किया गया है। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली को छोड़कर पंजाब जा चुके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की फिर एक बार मुश्किलें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? और सर, सवाल दूसरा ये भी है कि आम आदमी पार्टी आज भी कॉन्फिडेंस में है और वो ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जिस तेजी से नीचे गए हैं उससे भी ज़्यादा तेजी से ऊपर आएंगे, अभी समय गया नहीं। अब एक बात आपको बता दें। पहली तो बात ये है, मैं आपको, ये तो सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली की है, मैं अन्ना आंदोलन की सीएजी की रिपोर्ट अगर जब आएगी वो तो उस वक्त इन्हें मालूम होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2012 में 11 में हमारी जब पहली बैठक रालेगढ़ के अंदर हुई तो उसमें जो आंदोलन का पैसा आया था, जो करोड़ों में आया था, जिसके 2 करोड़ के चेक लेकर के अरविंद केजरीवाल अन्ना हज़ारे के पास पहुंचे थे और अन्ना जी ने उन चेकों को वापस कर दिया था कि मुझे ज़रूरत नहीं है। उस वक्त मैंने ये कहा था, मैं अकेला सिंगल मैन आदमी था, कुमार विश्वास जी इसकी गवाही देंगे क्योंकि कुमार विश्वास जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो इन सारी चीज़ों को जानते थे। लास्ट वाले दिन भी ये कुमार विश्वास से लड़ रहे थे और कुमार विश्वास ने इनकी पोल उस वक्त खोली थी कि भाई तुम ये बताओ कि हिमाचल के अंदर जब पार्टी बनाने का मंथन कर रहे थे बगैर कोर कमेटी के परमिशन के कैसे गए थे? तो जब कोर कमेटी की पहले बैठक हुई तो मैंने स्वयं ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, मेरी नोटिंग है उसमें, कि आप ये बताइए कि जो आईएसी का कोई अकाउंट नहीं खुला था उस वक्त, अरविंद केजरीवाल ने अपने पीसीआरएफ के अंदर जो उसका पर्सनल एनजीओ है उस पैसे को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। ये ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ था, ये मैंने उस वक्त ऑब्जेक्शन किया था। और 4 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया की जो एनजीओ है कबीर 4 फाउंडेशन से उसमें आए थे। तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक तथाकथित कमेटी बना दी कि प्रशांत और किरण जी को, प्रशांत और किरण बेदी को, दोनों को अपने ट्रस्ट का मेंबर बना दिया कि आप हमारे मेंबर्स। उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के ख़िलाफ़ है। आप ये कैसे हो सकता है कि जो जनता का पैसा है उसे आप अपने पर्सनल एनजीओ में कैसे डालेंगे? आप मांग करेंगे कि इस पूरे मामले पर भी सीएजी रिपोर्ट बने। और उसके बाद जो अन्ना हज़ारे जो कार्ड बटे थे हमारे, उसका भी करोड़ों रुपया। तो इसलिए मैं जनता की अदालत में जब वो आएंगे तो अब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो पहले तो ये है कि जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी वो तो है ही है, हम तो ये भी कहेंगे कि ये जो पैसा था ये जनता का पैसा था और मेरे पास अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो ये कहा है, अभी ये सब चीज़ें, सिर्फ एक बात ये आपके सामने मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि इसके लिए अरविंद केजरीवाल जब आए या मनीष सिसोदिया जब सामने बैठे तो पूछिएगा कि 4 करोड़ रुपए तुम्हारी एनजीओ के अंदर आए थे 4 फाउंडेशन से, वो ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ था। और जो पैसा आपने अपने पीसीआरएफ के अंदर डाला था,
तो आपने उस वक्त ये कहा था कि आईएससी का क्योंकि कोई अकाउंट नहीं था, तो हमने कहा अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उसका तो अकाउंट है। अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अकाउंट में पैसा डालते, तो क्योंकि ये चाहते थे अरविंद केजरीवाल कि जिसके हाथ में मंडी उसके हाथ में मुंडी, उसने पैसे के ऊपर कब्जा किया और जो लोग उससे हिसाब मांग सकते थे उन्हें उसने तरह तरह के आरोप लगा करके मजबूर कर दिया छोड़ने पर। 2012 में मैंने भी इसी के तहत और मैंने चैलेंज किया था। सर आप तो सारे भ्रष्टाचार बता रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी आज भी कहती है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, जितनी तेजी से गए हैं उतनी तेजी से ऊपर आएंगे। उस पर क्या? देखो, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपसे उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, आप पार्टी और देश दोनों में अंतर करिए। जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, मुझसे पत्रकारों ने पूछा आपने भाजपा में क्यों आए। मैंने आज मुझे 11 साल हो गए। आज 5 अप्रैल 2014 को मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो मैंने लखनऊ में पत्रकारों से कहा कि भाजपा में करप्शन नीचे है, देश ऊपर है, व्यक्ति बाद में है, देश पहले है। तो इन आम आदमी के जो मैं कार्यकर्ता हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं, बस उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस विज़न के साथ हमने आंदोलन शुरू किया था, वो विज़न तो पूरा हो गया कि मोदी जी ने आकर के करप्शन पर अंकुश लगाया। उनके 11 साल का कार्यकाल निष्कलंक है, आज तक कोई करप्शन का आरोप नहीं है। आप केजरीवाल को समझाओ, उसे बताओ, उसे कैडर दो कि ईमानदार दिखना, कट्टर ईमानदार कहना और होने में वो अंतर करें। यही मेरी उनसे अपील है कि अरविंद केजरीवाल से भी मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अब तक नहीं, उस वक्त ये कहा था कि भाई देश को ऊपर रखो। आप अगर एक टाइम तक लोगों को गुमराह कर सकते हो, उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, बहुत दिन तक नहीं झोंक सकते हो। काठ की हंडिया एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं। तुमने तो 2 बार चढ़ा ली थी। तो इसलिए पंजाब से भी वो रुखसत होंगे, देश से भी रुखसत होंगे। और मुझे उस वक्त की बात याद आ रही है, जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमारा उद्देश्य किसी दल के लिए नहीं था, देश के लिए था। देश से करप्शन को ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी आए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया, और मैं तो दुआ करता हूँ मोदी जी को कि ईश्वर उनका भला करे कि उन्होंने उस विज़न को सामने रखा और आज तक वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे चल रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से फिर कहना चाहता हूँ कि अरविंद, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आओ लौट करके चलें, ईमानदारी को फिर अपनाएं, करप्शन से तौबा करें, तो तुम्हारी सुकून की ज़िंदगी गुजरेगी। वरना मेरी एक और भविष्यवाणी है कि मैंने उस वक्त भी ये भी कहा था, एक दौर आएगा कि अरविंद केजरीवाल चौराहे पे खड़े होकर कहा करेगा, अरे भाई मुझे पहचानते हो, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, मुख्यमंत्री हूँ तुम्हारा। समझ रहे हो नहीं? हाँ, लोग भूलेंगे नहीं। लोग कहेंगे अच्छा तुम वही अरविंद केजरीवाल हो जो 56 करोड़ के घर में रहते थे। क्या ज़रूरत थी? बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे। 400 गुना सैलरी आते ही इन्होंने अपने एमएलएस की बढ़ा दी थी। किस लिए? आज भी बहुत सारी जगहों पर लोग जो है ओबलाइज करने के लिए मेंबर्स को ओबलाइज करते हैं। छोटे छोटे प्रकोष्ठ में ऐसी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने वक्फ बोर्ड को जो बर्बाद किया, वो ऐसे तो बर्बाद किया। अब समय आ गया है कि देश के लोग जागरूक हो गए हैं। लोकतंत्र 70 साल का है, हम समझने लगे हैं, गुमराह नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।